पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अभी तक हम डील कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी, हम डील करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स शेप और पोजीशन। शेप को हम कॉन्फ़िगरेशन भी कह देते हैं। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी? इट इज़ द एनर्जी possessed by any object by the virtue of its configuration और position। जैसे काइनेटिक एनर्जी के केस में था, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की स्पीड की वजह से होती है, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोजीशन की वजह से होती है। मतलब अगर मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन किसी भी एक डेफिनेट कोऑर्डिनेट होगा इसका, उसकी वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब इस मार्कर को मैं उठा के अलग जगह पे ले जाता हूँ, तब इसकी एनर्जी कुछ और होगी और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप, किसी चीज़ को मोड़ दूँ उसकी वजह से, या पोजीशन की वजह से जो चेंज आएगा, जो एनर्जी बॉडी गेन करेगी उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और ज़्यादा एलैबोरेट करता हूँ मैं इसको। बो का एग्जांपल लेते हैं, बो एंड एरो। ये बो है, तीर कमान, और ये एरो। तो बो एंड एरो के केस में क्या होता है, हम इस धागे को खींचते हैं, स्ट्रिंग को पीछे खींचा जाता है, स्ट्रिंग को पीछे खींचता हूँ। अब बो को पकड़ के स्ट्रिंग को पीछे खींचता हूँ तो बो मुड़ता है, उसकी शेप कुछ इस तरह हो जाती है। तो ये बो मुड़ गया, उसकी शेप कुछ इस तरह हो जाएगी। और इस मुड़ने की वजह से बो में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से आती है? वो एनर्जी मैं देता हूँ। जैसे ही मैंने उसको खींचा तो मैंने अपनी एनर्जी लगाई, एनर्जी यूज़ करके बो की स्ट्रिंग को खींचा, जिससे बो की शेप चेंज हो गई, वो उसकी शेप चेंज हो गई। जब शेप चेंज हुई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई। और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं स्ट्रिंग को छोड़ दूँगा तो वो सारी एनर्जी वापस जाना चाहेगी, वो सारी एनर्जी चली जाएगी एरो के अंदर, सारी एनर्जी चली जाएगी एरो के अंदर। और एरो के अंदर जाके वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। एरो में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जाकर, और कन्वर्ट होने पर वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एरो को एक वेलोसिटी देगी, जिससे वो आगे जाएगा। कुछ इसी तरह से स्प्रिंग का केस ले लेते हैं। जैसे इसमें हमने बो को मोड़ा था तो बो की शेप चेंज हुई थी, शेप चेंज होने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न हो गई, अब पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई।
अब एक केस लेते हैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग को मैं एलोंगेट करूँ या फिर कंप्रेस करूँ, स्प्रिंग को खींचूँ या दबाऊँ, उसकी शेप चेंज होती है और जिसकी वजह से उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी, एक बार फिर से मैं ही वो एनर्जी देता हूँ, वो एनर्जी उसकी वजह से जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी जमा होगी ये डिपेंड करता है फोर्स पे। मतलब हर टाइप की फोर्स के लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अलग है, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। और मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हर फोर्स के लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस चैप्टर में, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है ग्राउंड पर। अब उस ऑब्जेक्ट को मैं उठाता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ताकि मैं उसको ऊपर उठा के लेकर जाऊँ। वही वर्क डन जाके स्टोर हो जाता है उस बॉडी में, उस हाइट पर रखे हुए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज द नेगेटिव ऑफ work done by gravitational force मतलब एक बॉडी है ग्राउंड पे रखी हुई, उसको वो ऊपर उठा के ले जाता हूँ किसी हाइट पे, मान लीजिए इस हाइट पे लेके जाता हूँ। तो इसमें इस पूरे प्रोसेस के दौरान ग्रेविटेशनल एनर्जी के जितना वर्क करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा, उसका नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा उसका नेगेटिव जाके स्टोर हो जाएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एक बार फिर से मैं बॉडी को ऊपर उठा कर ले जाता हूँ, तो ऊपर उठाने के दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वर्क करेगा उसका नेगेटिव स्टोर हो जाता है, उसका नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है वो निकालते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास m मास ही मान लेते हैं। उसको उठाकर ऊपर ले जाता हूँ h हाइट पे। तो इस दौरान वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इंटू डिस्प्लेसमेंट d इंटू कॉस ऑफ थीटा। Fg इंटू डिस्प्लेसमेंट d इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो Fg इज बॉडी का मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा
एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, ग्राउंड से उठा के एच हाइट पे लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट एच कॉस थीटा। अब हमें देखना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच पे एंगल। ये फोर्स है एफ जी नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, तो जाता है 180 डिग्री। और दिस इज माइनस ऑफ एम जी एच। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस एम जी एच। अब मैं आ जाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड the object is equal to negative of work done by gravitational force, is equal to negative of work done by gravitational force, ठीक है। और ये होगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस एम माइनस एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है एम जी एच। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड से उठाकर एच हाइट पर लेकर जाता हूँ तो उस हाइट पर जाके उस ऑब्जेक्ट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी जमा होगी, वो बराबर होगी एम जी एच के, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, स्पेशली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी को हम V से भी डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V ऑफ H, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट H। और कई जगह पर आपको ये मिलेगा U के फॉर्म में भी, U ऑफ H। तो डिपेंड करता है ऑथर पे क्या यूज़ करना चाहता है वो। इस चैप्टर में हम या तो यूज़ करेंगे VH या फिर PE, ओके। तो H हाइट पे ले जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को साइड से छोड़ देते हैं, वो ड्रॉप कर देते हैं, तब क्या होता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है जब वो ग्राउंड पर आना चाहता है, जब वो ग्राउंड पर आ जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h VH इज इक्वल टू mgh बॉडी एट हाइट h। अब इसको मैं छोड़ दूँ नीचे, तो नीचे फोर्स लग रहा है mg। इसको अगर नीचे छोड़ देते हैं तो mg फोर्स इज माइनस mg, माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस u इज 0 इज 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, नॉट एच, इट इज़ माइनस एच। क्योंकि ऊपर से जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो उसे भी हम माइनस एच लेंगे। तो ये बन जाएगा 2gh, मतलब फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। मतलब किसी भी बॉडी को अगर हम h हाइट से छोड़ते हैं तो ग्राउंड पे आने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gh के बराबर। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट
हर प्रॉब्लम में यूज़ होगा जिसमें ग्राउंड से रिलेटेड या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बात करी जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। अब मैं इससे पिछले फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। इस पर इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये है v² इक्वल्स टू 2gh। दोनों साइड हाफ m से मल्टीप्लाई करूँ, हाफ m इंटू v² इक्वल्स टू हाफ m इंटू 2gh। तो मुझे मिलता है हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। ये क्या है? हाफ mv²। हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। जब बॉडी ग्राउंड पे आ जाएगी, तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी और स्पीड is v, therefore kinetic energy here is half mv²। उसके बाद mgh क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने बॉडी को h हाइट से ड्रॉप कर दिया तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी और कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, क्योंकि वो उस जगह पर रुकी हुई थी। तो जब मैंने बॉडी को h हाइट से ड्रॉप कर दिया तो ग्राउंड पर आने के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर होगी उसकी पिछली पोटेंशियल एनर्जी के। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। समझे? मतलब काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे कितनी होगी? जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे थी। मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी h हाइट पर, वो उसको ड्रॉप करने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई और चेंज होके काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी h हाइट पे। पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐसे ही होता है। मतलब पहले मैंने एक बॉडी को नीचे ग्राउंड से उठाया था ऊपर h हाइट तक, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई थी। वो पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने उसको उठाने के लिए मैंने फोर्स भी लगाया था, बिना फोर्स लगाए तो वो उठेगा नहीं। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स भी चाहिए था बॉडी को ऊपर h हाइट तक ले जाने के लिए। और h हाइट तक ले जाने के बाद जब मैंने वो एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, मतलब मैंने उसको छोड़ दिया नीचे, तब वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐसा ही होता है। जब भी हम फिजिकल कंस्ट्रेंट या एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट जो भी हमने लगाया था, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट मतलब फोर्स, जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और वो एक स्पीड गेन करेगी ऑब्जेक्ट। मतलब when external constraints या फिर external force is removed, then potential energy gets converted into kinetic energy। मतलब जब भी अगर मैं बॉडी को हाइट पे ले जाकर फोर्स हटा देता हूँ, अपने एक्सटर्नल फोर्स हटा देता हूँ, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और ग्राउंड पर पहुँचने के बाद सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो चुकी होती है काइनेटिक एनर्जी में।
पोटेंशियल एनर्जी, एक और बात है इसके लिए, फोर्स, मतलब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहा था तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, बराबर थी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी की बात हम सिर्फ उन्हीं फोर्सेस के लिए करेंगे, उन्हीं फोर्सेस के लिए कर सकते हैं जिनके लिए दैट फोर्स, जिन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क किया जाए तो वर्क जाके उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एक बार फिर से, पोटेंशियल एनर्जी की बात उन्हीं फोर्सेस के लिए करते हैं जिन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क किया जाए तो वर्क स्टोर हो जाता है बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और उस फोर्स के बारे में हम, दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू हाइट। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो VH अभी मैंने आपको स्टेटमेंट से बताया था, और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि जो फोर्सेस विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट और डिस्टेंस, या जो भी पैरामीटर है पोटेंशियल एनर्जी का, उन्हीं फोर्सेस के बारे में, उन्हीं फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में आ जाता है तो VH इक्वल्स टू mgh, फोर्स Fg इक्वल्स टू Fg शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ mgh विद रिस्पेक्ट टू h। अब g इक्वल है माइनस ऑफ mg के, जो कि ट्रू है। मतलब Fg इज इक्वल्स टू माइनस mg, जो हमने भी निकाला ये सही है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम ग्रेविटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। मतलब ग्रेविटी जितना भी वर्क करेगी ऑब्जेक्ट पे, वो जाके स्टोर हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ग्रेविटी जितना भी वर्क करेगी वो जाके स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ VH, मतलब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव का नेगेटिव मुझे फोर्स दे, उन्हीं फोर्सेस के बारे में मैं बात कर सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के साथ। और ऐसी फोर्सेस को, जो फोर्सेस इस इक्वेशन को जो फोर्सेस फॉलो करेंगे, उन फोर्सेस को मैं कहता हूँ, उन फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो फोर्सेस इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी उन्हें कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और भी फोर्सेस हैं, बट ये दो मेन फोर्सेस हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अभी 11th क्लास में पढ़ना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 12th क्लास में पढ़ना है। तो एक एग्जांपल था कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो इस फोर्स के बारे में, इसको ज़रा एक एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूँ मैं थोड़ा सा, तो मुझे मिलता है F इंटू डी एच इज इक्वल टू माइनस डी वी एच। एफ डी एच मतलब फोर्स इंटू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी एच। नेगेटिव को इधर लेकर जाऊँ तो जाएगा माइनस ऑफ एफ डी एच इज इक्वल टू डी वी एच। अच्छा, ये जो पार्ट है एफ इंटू डी एच, ये बराबर है वर्क डन बाय फोर्स एफ फॉर डिस्प्लेसमेंट एच डी एच। मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एच के लिए जो वर्क करना पड़ेगा फोर्स एफ को, वो बराबर है माइनस ऑफ एफ डी एच के, और जो इक्वल है डी ऑफ वी एच के। अब मैं इंटीग्रेट करूँ दोनों साइड ज़रा, मैं पाऊँगा माइनस ऑफ एफ डी एच इज इक्वल टू एच वेरी कर रहा है एक्स आई और एक्स एफ, इनिशियल पोजीशन एक्स आई है, एक्स आई से एक्स एफ तक वेरी करें तो एक्स आई पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी वी आई और एक्स एफ पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी वी एफ। ठीक है, एक्स आई पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी एक्स आई पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी वी आई, एक्स एफ पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी वी एफ। तो ये बराबर है टोटल वर्क डन ये इक्वल है टोटल वर्क डन के, और दूसरी तरफ मुझे मिल जाता है वी ऑफ एच एफ माइनस वी ऑफ एच आई। राइट हैंड साइड पे मुझे क्या मिलता है वी एफ माइनस वी आई, जो बराबर है वेलोसिटी है पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल हाइट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट हमने भी अपने केस में मानी थी ग्राउंड, मतलब इनिशियल हाइट 0 हो जाएगी, उस केस में वी एच आई 0 हो जाएगा, और टोटल वर्क डन बराबर होगा वी एच एफ के। हमें क्या इक्वेशन मिला, इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ डी एच या फिर वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको ध्यान से देखूं तो ये डिपेंड करता है सिर्फ फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट पर। जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी चेंज वो डिपेंड करता है फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट पर। तो बात समझे, अगर बॉडी पहले यहाँ थी इनिशियली, उसके बाद हाइट एच एफ हाइट पे आ गई, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसने पाथ क्या लिया है। मान लीजिए कुछ इस तरह का पाथ अगर लिया है या फिर स्ट्रेट गई है या फिर जिगजैग फॉर्म में गई है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ उसने लिया है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। उसे डिपेंड करती है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या थी और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या थी, सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करती है। पाथ चाहे कोई भी लिया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें पता चलता है इस इक्वेशन से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज या फिर वर्क डन, टोटल वर्क डन ये डिपेंड करता है सिर्फ फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट पे। ठीक है, और यही खास बात होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जब वर्क डन होता है तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। आप उनके बीच में किस तरह से ट्रैवल करते हैं कि वेलोसिटी क्या रहती है, कुछ भी डायनामिक्स हो,
उस पर डिपेंड नहीं करता।